तो जैसा मैंने बताया था कि इस टॉपिक पे दो डायग्राम हम देखेंगे। तो पहला डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया और दूसरे डायग्राम में मैं उसका एक्सटेंडेड वर्जन देखूंगा, मतलब सर्वर के अंदर हम जाके देखेंगे कि सर्वर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड है और फ्लो क्या होता है क्लाइंट से सर्वर तक जाने का। तो ये डायग्राम में इतना ही कुछ मिलेगा। उसके बाद हम फिर इसे प्रैक्टिकली सर्वर पे देखेंगे। एक सर्वर जो हम खरीदेंगे, चाहे वो होस्टिंगर से होगा चाहे वो गोडैडी से होगा, और उसके अंदर जो चीज़ें यहाँ मैंने आपको बताई हैं वो हम सामने फेस टू फेस आपको करके दिखाएंगे। तो पहले इसके अंदर चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सर्वर है और हमारा क्लाइंट है। तो क्लाइंट में हमने देख लिया कि भाई क्लाइंट के लैंग्वेजेस बेसिकली क्या क्या हैं। क्लाइंट साइड के वो HTML हो गया, वो जावास्क्रिप्ट हो गया, वो CSS हो गया, जिनको ब्राउजर हमारा डायरेक्टली समझता है, इसलिए ये सारी चीज़ें क्लाइंट साइड कहलाती हैं। सर्वर क्या है, तो भाई देखिए सर्वर में क्या होता है कि हम एक जिस लैंग्वेज में हम बनाते हैं, सपोज PHP, तो PHP को क्या होता है ना कि PHP को जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता है। PHP को हमारा जो क्लाइंट है वो देखिए, ये चीज़ मैं दोबारा पॉइंट कर रहा हूँ, इस बात को दोबारा अच्छे से समझिएगा कि जो क्लाइंट के लैंग्वेजेस हैं, जो क्लाइंट के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं या फिर जो मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, उनको ब्राउज़र जो है डायरेक्ट समझता है, इसलिए वो क्लाइंट साइड कहलाता है। बट जो हम प्रोग्रामिंग वेबसाइट जो बनाएंगे वो सिर्फ क्लाइंट साइड से नहीं पॉसिबल है, हमें सर्वर साइड लैंग्वेजेस चाहिए। तो सर्वर साइड लैंग्वेजेस कौन सा है, वो PHP है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसे सर्वर साइड क्यों बोलते हैं। तो देखिए आप यहाँ बात समझिए कि मैंने आपको बताया था कि HTML को क्लाइंट डायरेक्ट समझता है, वैसे ही यहाँ पे PHP को सर्वर डायरेक्ट समझता है। तो यहां पे एक सर्वर हो गया जो इस PHP से बने हुए फाइल्स को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्लाइंट है वो PHP को समझता नहीं है, इसलिए इस सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। जो डेवलपर हैं, आप और हम जो हैं, वो अपने लोकल मशीन में PHP के थ्रू कंटेंट्स फाइल्स को बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं सर्वर में इस जगह पे। उसके बाद ये जो सर्वर है, ये सर्वर क्या, जब क्लाइंट क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है। सपोज क्लाइंट ने बोला abc.com, उसके बाद स्लैश उसने दिया, बोला register.php, register.php, अक्सर आपने ऐसा URL देखा होगा। तो ये होने के बाद ये हिट करता है, कहाँ जाएगा, सिंपली ये सर्वर के पास जाएगा। और अभी मैंने बताया कि सर्वर के अंदर का पार्ट हम देखते हैं, कंपोनेंट देखते हैं। तो जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है डोमेन सेक्शंस। इस डोमेन में वो सारे डोमेन पॉइंटेड होते हैं जो इस सर्वर पे रखे गए हैं। मान लेते हैं यहाँ हमने ABC बोला है, तो यहाँ पे आ जाएगा abc.com। तो जैसे ही आप लिखोगे abc.com/register.php, तो पहले डोमेन नेम देखा जाएगा। डोमेन DNS जो हमारा सिस्टम है वो इस डोमेन नेम से इस यहाँ तक पहुँचेगा, इस सर्वर तक पहुँचेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको इसमें सबसे, उसके बाद जो होता है एक्चुअल प्लेस होता है जहाँ पे हम अपने डायरेक्टरीज को, फाइल्स को रखते हैं। ये जो डेवलपर है जहाँ पे PHP फाइल्स को रखेगा, और ये बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपली फोल्डर्स होते हैं। एक रूट फोल्डर होता है, उसके अंदर बाद आप बहुत सारे फोल्डर्स बना सकते हैं। किसी भी एक फोल्डर में आप अपने PHP प्रोजेक्ट को रख दो, किसी भी एक फोल्डर में आप अपने PHP प्रोजेक्ट को रख दो, और एक ये पर्टिकुलर फोल्डर इस डोमेन नेम से पॉइंटेड होता है, लिंक होता है। ये कोई भी जो आपका फोल्डर है इस डोमेन नेम से लिंक होता है। तो जैसे ही यहाँ पे किसी यूज़र ने अपने क्लाइंट पे, अपने ब्राउज़र पे लिखा abc.com register.php, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले सर्वर के पास गया, वहाँ से डोमेन एक्सेस हुआ, डोमेन के बाद उस फोल्डर पे गया रिसोर्स में, और वहाँ से उस फाइल को वो रिटर्न करेगा। जब रिटर्न करेगा तो अभी हमने जाना कि ये जो ब्राउज़र है सिर्फ इन्हीं चीज़ों को समझता है, वो PHP को नहीं समझता है। तो आपका सर्वर क्या करेगा यहाँ पे, जैसा कि जो हमारा ब्राउज़र है वो PHP लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करता है डायरेक्टली, जो हमारा सर्वर है वो सर्वर क्या करेगा, PHP से उसको कन्वर्ट कर देगा HTML में। वो कन्वर्टेड HTML फाइल कहाँ पहुँचेगा, आपके ब्राउज़र में पहुँचेगा। वो कन्वर्टेड फाइल आपके ब्राउज़र में पहुँचेगा। तो अब देखिए सर्वर का क्या रोल रहा, सर्वर डायरेक्टली PHP को समझ रहा है, इसलिए हमने PHP को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बोल दिया। बट आपका ब्राउज़र समझता नहीं है, तो ये जो सर्वर है वो क्या करता है, PHP से कन्वर्ट करता है HTML में, और उस HTML को रिटर्न कर देता है ब्राउज़र को, ठीक है। ये तो इस तरह का पार्ट हो गया। इधर का क्या था, डोमेन वाला सेक्शन जहां हमने डोमेन ऐड कर दिया, फिर फोल्डर वाला सेक्शन जहां हमने सारे फोल्डर्स डाल दिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा कि सपोज आप एडमिन हो, आपने इस होस्टिंग को खरीदा है, तो आपने बहुत सारे फोल्डर्स बना दिए, और फोल्डर बना के डेवलपर को क्या किया, बोल दिया भाई आप फोल्डर में कंटेंट
अपलोड कर दो, बट आप उस डेवलपर को लॉगिन करने का क्रेडेंशियल नहीं दोगे, इस होस्टिंग में लॉगिन करने का क्रेडेंशियल आप नहीं दोगे। तो क्या करोगे आप, इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सपोज कर लेते हैं कि एक बिल्डिंग है ना, ये एक बड़ा बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग के ओनर हो, आप चाहते हो कि भाई 5 to 6 तो काम हो गया, मैं ऑफिस बंद कर देता हूँ, 6 के बाद भी कुछ काम होंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर रूम में ही काम होगा, उससे ज़्यादा बाकी घरों की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस रूम को लॉक करोगे और उसकी चाबी जो है आप उन बंदों को दे दोगे जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं। उस चाबी से वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ उसी रूम को एक्सेस कर सकते हैं, इस बिल्डिंग के बाकी रूम को एक्सेस वो नहीं कर सकते हैं। आपने डेडिकेटली क्या किया, उस रूम को लॉक किया, उसका चाबी इन्हें दे दिया। अब वो उस चाबी से क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस रूम को एक्सेस करेंगे, बाकी को नहीं। तो कुछ वही जो सिनेरियो है यहाँ का है, जो एडमिन है वो लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं देगा, एक फोल्डर बनाएगा और उस फोल्डर को एक्सेस करने का पासवर्ड जो है वो इसे दे देगा, इस डेवलपर को दे देगा। और उस फोल्डर को जो हम एक्सेस करते हैं जिस मैकेनिज्म के थ्रू, जिस प्रोटोकॉल के थ्रू, उसको हम बोलते हैं एफटीपी। उसको हम बोलते हैं एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने किताबों में बहुत सारा थ्योरी अभी तक पढ़ा होगा एफटीपी, बट गारंटी की जो प्रैक्टिकल आप देखोगे तो बिल्कुल अलग है। तो जो प्रैक्टिकल आप देखने वाले हो वो उसका आर्किटेक्चरल डायग्राम है, और मैं आपको वीडियो में ये चीज़ दिखाऊंगा बना के, और ये जो चीज़ें मैं यहाँ समझा रहा हूँ वो वहाँ मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको चीज़ें दिखाएंगे। तो देखिए होस्टिंग के अंदर जो उसका एक्सटेंडेड वर्जन देख रहे हैं, डोमेन हमने देख लिया, फोल्डर हमने देख लिया जिसको एफटीपी बोलते हैं। थर्ड सेक्शन में हम आ जाते हैं MySQL। तो देखिए डेवलपमेंट करते समय हम तो एक अपने मशीन में MySQL बनाएंगे जब डेवलपमेंट करेंगे तब, लेकिन जब हम लाइव सर्वर में डालेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे भी MySQL होता है। आपको यहाँ एक डेटाबेस, बहुत सारा डेटाबेस होता है, वहाँ डेटाबेस बनाना होगा, अपने MySQL को इनके किसी एक डेटाबेस में इंपोर्ट कर देना होगा, और ये डेटाबेस फिर कनेक्ट हो जाएगा उस फोल्डर से, जो फोल्डर उस प्रोजेक्ट पे चल रहा है, चाहे ये फोल्डर था, इस फोल्डर से कनेक्टेड होगा। अब इस पे रखा हुआ एप्लीकेशन इस MySQL से चलेगा, ना कि इससे। तो इस पे रखा हुआ जो कंटेंट है वो इस MySQL से चलेगा, और हमारा डेटाबेस इस MySQL में इंपोर्ट हो जाएगा। डोमेन यहाँ पे है और फोल्डर के अंदर हमारा एप्लीकेशन होगा, और इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए यहाँ पे बैठा है सर्वर। जो सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, जो भी डेटा रिसोर्स उसे देना है उसे इस सर्वर से गैदर करके उसे कन्वर्ट करेगा HTML में और भेज देगा किसको, क्लाइंट को। तो ये आपने एक छोटा सा डायग्राम देखा होगा रिक्वेस्ट का, और फिर आपने डायग्राम देखा होगा रिस्पॉन्स का। बट आप देखो कि इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच कितना कुछ है समझने को। जितना कुछ आपने यहाँ देखा है इस पिक्चोरियल डायग्राम में, उस सारी चीज़ों को मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि ये सर्वर कहाँ होता है, कैसा होता है, और उसे हम एक एक चीज़ों को नोट करके देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ डोमेन सेक्शन है, यहाँ एफटीपी सेक्शन है, यहाँ MySQL सेक्शन है। ठीक इसके बाद आप वो चीज़ें देखेंगे।